Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 8, Expansion of British Power in India. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर से, जिसका टाइम पीरियड था 1817 से 1818। 1 ईयर ये वॉर चलेगा। कौन सा? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, चलो कारण क्या थे। अब भाई एक लिमिट होती है किसी भी प्रेशर को झेलने की, और वो लिमिट अब नहीं बची थी किसके पास? पेशवा बाजीराव के पास। उनका जो सब्र का बांध था वो टूट चुका था। अब वो ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो पेशवा बाजीराव टू बिगिन टू रिसेंट द स्टिफलिंग एंड रिजिड कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट जो पेशवा बाजीराव टू के कोर्ट में रहता था, वो बहुत रिजिड कंट्रोल रखता था पेशवा बाजीराव की पॉलिसीज पे, प्लानिंग पे। स्टिफलिंग तो मतलब होता है दम घुटने वाली, गला घुटने वाली जो स्थिति होती है, उसमें आ गए थे पेशवा बाजीराव। तो उन्होंने मना कर दिया था, भैया अब मैं ब्रिटिश रेसिडेंट को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनमें ऐसा लगता नहीं था, उनके साथ ऐसा ही हो रहा था कि अब वो कंप्लीटली किसकी दया भाव पे डिपेंड कर गए थे? ब्रिटिश की। ब्रिटिश हाँ बोलेंगे तो होगा, ना बोलेंगे तो नहीं होगा। उन्हें बार बार ह्यूमिलिएट किया जाता था। ही वॉज फोर्स टू साइन अनदर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। उनसे एक और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन कराई गई, जिससे उन्हें और ज्यादा टेरिटरी को सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। उन्हें जितनी भी क्लेम्स थे टू द हेडशिप ऑफ मराठास, वो सारे क्लेम्स को रिनाउंस करना पड़ा, वापस देना पड़ा। तो जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक लास्ट अटेम्प्ट कुछ करके देखता हूँ, एक लास्ट अटेम्प्ट लेता हूँ कि भाई क्या मेरी इंडिपेंडेंस वापस से रिकवर हो सकती है। और ऐसा करना भी चाहिए बच्चा, आपको बार बार ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको किसी ना किसी ट्रायल में सक्सेस मिल जाए, पर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो सक्सेस तो दूर की बात है। तो अब ये पैराग्राफ आपको बताता है कि पेशवा बाजीराव पूरी तरह परेशान हो चुके हैं रिजिड और स्टिफलिंग कंट्रोल से, जो ब्रिटिश प्रेसिडेंट उनके ऊपर रखता था। अब उनसे एक और ट्रीटी साइन कराई गई, जो और ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग थी। उन्हें और ज़्यादा ट्रीटी को सरेंडर करना पड़ा ब्रिटिशर्स को। उन्होंने अपने जितने भी क्लेम्स थे टू द हेडशिप ऑफ मराठास, वो रिनाउंस कर दिए, वापस करने ही पड़े। और पेशवा बाजीराव ने एक लास्ट अटेम्प्ट लिया कि चलो भैया मैं कुछ करता हूँ जिससे मेरी इंडिपेंडेंस वापस आए। Events. With the support of Bhosle and the Holkar, the Peshwa took up arms against the Britishers. किस किस की हेल्प मिली बेटा इनको? यहाँ पर इन्हें हेल्प मिली भोसलेस की और होलकर्स की, और इनकी हेल्प से उन्होंने आर्म्स उठाए। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अब थोड़ा सा इनको ऐसा लगने लगा कि हम स्ट्रांग होल्ड पे हैं, तो इन्होंने अटैक कर दिया ब्रिटिश रेसिडेंसी जो कि थी किरकी में, पूना के पास किरकी में। उसके ऊपर अटैक किया और उसे जला दिया। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया, मतलब एक डिसाइसिव डिफीट दी पेशवा को, भोसले को, होलकर को। और यहाँ पर मराठास को कंप्लीटली सब्जुगेट कर लिया गया, पूरी तरीके से मराठाओं का दमन हो गया। अब मराठा सर तो नहीं उठाएंगे। ठीक है, द ब्रिटिश हाउएवर स्ट्रक बैक एंड डिसाइसिवली डिफीटेड द पेशवा, भोसले एंड होलकर। पूरी तरीके से हार हुई पेशवा की, भोसले की और होलकर की, और यहाँ से पूरी तरह सब्जुगेट कर दिया किसको? मराठास को। रिजल्ट, पेशवा बाजीराव टू को डिपोज कर दिया गया, उन्हें एग्जाइल में भेज दिया गया। बिथूर कानपुर के पास है। एज अ पेंशनर ऑफ ब्रिटिश, पेशवा बाजीराव टू अब सब ब्रिटिश के पेंशनर बन के रह गए थे। उन्हें अपनी एरिया से निकाल के बिथूर भेज दिया गया, जो कानपुर के पास है। इनकी जो टेरिटरीज थी वो एनेक्स कर ली गई, पूरी की पूरी टेरिटरीज पे ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने एक स्मॉल स्टेट बनाया, सतारा, इनकी ही टेरिटरी से। A small state Satara was carved out from his territories and a descendant of Shivaji was placed on the throne. सतारा में इन्होंने क्या किया? शिवाजी के जो डिसेंडेंट थे उन्हें राजा बनाकर छोड़ दिया। सतारा कहाँ से बनाया? सतारा बनाया ये जो पेशवा बाजीराव टू की जो टेरिटरीज थी उसमें से थोड़ा सा पार्ट निकाल के सतारा बना दिया। सतारा में शिवाजी के डिसेंडेंट को थ्रोन पे बैठा दिया। भोसले होलकर को अपनी टेरिटरीज का एक बहुत बड़ा पार्ट ब्रिटिशर्स को देना पड़ा। होलकर्स ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। जो मराठा पावर थी वो फाइनली एक्सटिंग्विश्ड हो गई, हवा में उड़ गई, खत्म हो गई।
मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट को पढ़ेंगे अब हम। बेटा अगेन ब्रिटिशर्स को अब फाइटिंग मोड में आना पड़ेगा, ये अपना मोड बार बार चेंज कर लेते थे। मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पढ़ेंगे अब हम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स फिर से फाइटिंग मोड में आएंगे। कुछ इंडिपेंडेंट रीजनल पावर्स की जो पावर है उसको सब्जुगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, दमन करने के लिए, जैसे मैसूर और सिख। हैदर अली जो मैसूर के रूलर थे बहुत ही पावरफुल रूलर थे और उन्होंने फायरसली लड़ाई भी की ब्रिटिशर्स के साथ, है ना। मतलब अच्छा खासा एक क्या दिया, मतलब क्या चैलेंज इम्पोज किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जो हैदर अली थे जो रूलर थे मैसूर के वो पावरफुल थे एंड फायरसली इंडिपेंडेंट रूलर। जो सिख थे अंडर रंजीत सिंह वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेट को डेवलप कर चुके थे दैट वाज फायरसली प्रोटेक्टिव ऑफ देयर फ्रीडम। तो ना ही तो रंजीत सिंह के लिए कोई आंसर मिल पा रहा था ब्रिटिशर्स को, ना ही तो हैदर अली के लिए, दोनों ही अपनी टेरिटरीज में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, है ना। बेटा ये जो वर्ड है फायरसली का, इसका मीनिंग होता है पूरे जोर शोर से, उग्रतापूर्ण, जमकर, पूरे जोश के साथ ये चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट ही रहें, कभी ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर ना हो। चलो अब हम देखेंगे सब्जुगेशन ऑफ मैसूर। हैदर अली जो मैसूर के रूलर थे वो बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और एक श्रूड डिप्लोमैट भी थे। चालाक डिप्लोमैट, एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, एक ब्रिलियंट जनरल, और क्या ही चाहिए एक रूलर में आपको। ब्रिलियंट जनरल, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, श्रूड डिप्लोमैट, एक ऐसा आदमी जो करेजियस भी था, एम्बिशियस भी था। उसने अपने एम्पायर को कृष्णा रिवर तक एक्सटेंड किया, अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेंथन किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स अपनी जनरल पब्लिक के लिए लेके आया, अपने सब्जेक्ट के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया। देखो जो जनता होती है, जो जनरल पब्लिक होती है, वो तब तक आपके साथ लॉयल रहेगी जब तक आप उसके टुवर्ड्स थोड़ा सा वेलफेयर स्कीम्स लेके आओगे, उसके लिए काम करोगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रखोगे, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर मैनेज करके चलोगे, है ना। जो भी लोगों की डिमांड होगी उसको पूरा करोगे। तो जो हैदर अली थे वही सारे काम करते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था इनका बहुत स्ट्रिक्ट था पर बहुत एफिशिएंट भी था। जो किंगडम थी पूरी तरह यूनाइटेड थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान वो भी एक्सट्रीमली गिफ्टेड सोल्जर्स थे, एफिशिएंट रूलर थे। ऐसे बोलते हैं ना कि वो क्या, पापा की कुछ आदतें बच्चों में आती हैं, है ना, जेनेटिक। तो इनको जीन्स में ही था कि ये एक एफिशिएंट रूलर, गिफ्टेड सोल्जर थे। तो जो ब्रिटिश थे वो मैसूर को एक मेजर थ्रेट की तरह देखते थे, ठीक है, टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर सुप्रीमेसी इन इंडिया। इनको लगता था कि इंडिया में सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश करनी है तो हमें मैसूर को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सुप्रीमेसी की रेस में सिर्फ एक ही कंटेंडर है जो हमें थ्रेट दे सकता है, वो है कौन, मैसूर। तो इस वजह से इन्होंने मैसूर, एंग्लो मैसूर वॉर हुए, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको चैलेंज की तरह देखते थे, थ्रेट की तरह देखते थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में 4 वॉर होंगे, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होंगे। फर्स्ट हैदर अली के साथ होगा एंड फॉलोइंग हिज डेथ, और उनकी फिर डेथ हो जाएगी। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज लड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट किसके साथ होगा, फर्स्ट होगा हैदर अली के साथ एंड फॉलोइंग हिज डेथ, और उसके बाद उनकी डेथ होगी। बाद के जो वॉर होंगे वो टीपू सुल्तान लड़ेंगे ओवर अ स्पैन ऑफ 32 ईयर्स, 1767 से 1790 तक। और इसके बाद पूरी तरह मैसूर की पावर को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्रश कर दिया जाएगा। नाउ एनेक्सेशन ऑफ सिख किंगडम। आप सिख किंगडम को ब्रिटिशर्स एनेक्स करेंगे, कैसे करेंगे वो हम पढ़ेंगे। जो सिख किंगडम थी बच्चा बहुत पावरफुल भी थी और इंडिपेंडेंट भी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ रंजीत सिंह। जब तक रंजीत सिंह रहे सिख किंगडम बहुत ज़्यादा पावरफुल रही, है ना, इंडिपेंडेंट भी रही। पर जैसे ही डेथ हो जाती है रंजीत सिंह की तो जो सिख किंगडम होता है, सिख किंगडम वो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उनके अंदर इंटरनल स्ट्राइफ होती रहती हैं, छोटी छोटी बातों को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर। मतलब जो लोग थे, जिन एरियाज को मिलके सिख किंगडम बनता था, अब वो किंगडम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है और आपस में लड़ाई कर रही है कि किसके पास पावर होगी, किसके पास नहीं होगी। ब्रिटिशर्स ने इस सिचुएशन को अपॉर्चुनेट टाइम की तरह देखा।
और इस अपॉर्चुनिटी का फुल यूटिलाइजेशन किया और स्ट्राइक किया अगेंस्ट सिख एंड फाइट टू वॉर्स, और 2 वॉर लड़े जिन्हें हम सिख एंग्लो सिख वॉर्स कहते हैं। कब से कब तक हुई ये लड़ाई? 1845 से 49 तक। सिख ने फायर्सली लड़ाई की टू रिटेन देयर फ्रीडम, पर एक डिसाइसिव लॉस उन्हें हुआ। जो सिख थे वो फाइनली हारे बेटा, है ना। शुरुआत उन्होंने अच्छी की, लड़ाई अच्छी की, पर हारे। जो एंग्लो सिख वॉर हो रहे थे वो एंड होते हैं इन द कंप्लीट एनेक्सेशन ऑफ पंजाब बाय लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी पूरी तरीके से पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं। देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उस टाइम में जो गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के वो होते हैं लॉर्ड डलहौजी। वो पूरी तरीके से पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं। पंजाब का एनेक्सेशन होता है 1849 में, और इस तरीके से जो कॉन्क्वेस्ट होती है इंडिया की वो होती है कंप्लीट। अब इंडिया कंसिस्टेड ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, वो इंडियन प्रोविंसेस जिनके ऊपर डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे थे। सबऑर्डिनेट स्टेट्स जैसे कि अवध, जिनको इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिश। ठीक है, तो अब 49 में जो लास्ट वेव था एनेक्सेशन का वो खत्म होता है, कॉन्क्वेस्ट खत्म होती है। अब 2 प्रकार के स्टेट आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, एक जिन पे डायरेक्टली ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, दूसरे जिन पे ब्रिटिश इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं, जैसे कि अवध। डलहौजी ने डिसाइड किया कि वो सबऑर्डिनेट स्टेट्स को भी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ले आएंगे, उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ सीधे सीधे ब्रिटिश ही कंट्रोल करेंगे। ऐसा प्रॉमिस किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया अपने आप से कि अब कोई इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं होगा। जो भी एम्पायर होंगे, मतलब जो भी इंडिया में स्टेट्स होंगे, सबको डायरेक्टली ही कंट्रोल करेंगे। कौन? ब्रिटिश। डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन, जो लॉर्ड डलहौजी थे वो गवर्नर जनरल रहे इंडिया के 1848 से 1856, 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी रहेंगे गवर्नर जनरल इंडिया के। उन्होंने नंबर ऑफ मेथड्स अडॉप्ट की टू गिव द फाइनल टच। मतलब ये जो कॉलोनी बनने के बाद, पॉलिटिकल रूल स्टार्ट होने के बाद, पूरा एनेक्सेशन होने के बाद, जो फाइनली जो छोटा मोटा कुछ बच गया था उसको फाइनल टच किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी ने। ये जो एम्पायर बिल्डिंग का काम था ब्रिटिशर्स का, उसको फाइनल टच दिया लॉर्ड डलहौजी ने। मेथड्स अडॉप्ट की, कौन कौन सी? देखो, पहली वॉर, पंजाब को वॉर से जीता। दूसरी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू उन्होंने जीता सतारा, झांसी, नागपुर। देन एनेक्सेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लगा के जिन टेरिटरीज को जीता वो थे अवध। तो 3 तरीके अपनाए लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, जो बचा हुआ पार्ट था उसको जीतने के लिए। पहला था वॉर, वॉर किया पंजाब के साथ। दूसरा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके थ्रू सतारा, झांसी और नागपुर को एनेक्स कर लिया। तीसरा था एनेक्सेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन मिस गवर्नेंस, और वो था अवध। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जो डलहौजी थे उन्होंने सिख की पावर को सब्जुगेट किया सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में, और पंजाब को एनेक्स कर लिया था 1849 में। अब हम पढ़ेंगे इनकी मोस्ट फेमस पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जो पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसको फॉर्मुलेट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये एक पीसफुल तरीका था जिससे ये एनेक्स कर रहे थे सबऑर्डिनेट इंडियन स्टेट्स की टेरिटरीज को, वो टेरिटरीज जिन्होंने कहीं सब्सिडरी अलायंसेस को साइन कर रखा था, उन सबऑर्डिनेट इंडियन स्टेट्स को अब एनेक्स करेंगे कौन? लॉर्ड डलहौजी। एंड ब्रिंगिंग देम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी। और अब सबऑर्डिनेटेड से स्टेट्स जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे, अब उन्हें भी डायरेक्ट रूल के कंट्रोल में ले आएंगे कि अब ब्रिटिशर्स उनके ऊपर डायरेक्टली रूल करेंगे। ये हैं भाई लॉर्ड डलहौजी। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चा, तो पूछा जा सकता है कि इनकी पॉलिसी कौन सी थी। तो ही डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इमेज देख के समझ में आना चाहिए, ये गवर्नर जनरल रहे इंडिया के, इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। अब हम देखेंगे कि भाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी क्या, क्या था इसके अंदर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग बच्चा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अनुसार जितने भी सबऑर्डिनेट स्टेट्स हैं, मतलब जिन भी स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया हुआ था, वो स्टेट्स जिनको ब्रिटिश ने क्रिएट किया हुआ था, अभी हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो सतारा था उसे ब्रिटिशर्स ने कार्व्ड आउट किया था, और वहाँ पर जो शिवाजी थे उनके डिसेंडेंट को बिठा दिया था एज अ रूलर। तो ऐसे स्टेट जिन्हें ब्रिटिशर्स ने बनाया, और वो स्टेट जिन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी साइन की थी, अगर उनके रूलर की डेथ हो जाए बेटा, बिना
मेल नेचुरल हायर दिए। मतलब देखो, जो राजा रानी होंगे उनसे जो बेटा पैदा होगा तो ठीक है, और अगर लड़का पैदा नहीं हो पाता उसके पहले ही वो राजा की डेथ हो जाती है, उस किंगडम को ऑटोमेटिकली कौन एनेक्स कर लेंगे? ब्रिटिशर्स। मतलब ऑटोमेटिकली वो लैप्स ही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? देखो, एक्स, जैसे झांसी की बात करते हैं हम, तो झांसी ने सब्सिडी अलायंस साइन किया हुआ था किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। तो झांसी के जो राजा होते हैं गंगाधर राव, उनकी डेथ हो जाती है, और झांसी की रानी का एक बेटा भी होता है, ठीक है, उनका अपना बच्चा भी होता है, पर उस बच्चे की भी डेथ हो जाती है। तो झांसी की रानी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं कि भाई अब आपकी टेरिटरी को हम अडॉप्टेड सन को कंटिन्यू नहीं करने देंगे, आपकी टेरिटरी तो होगी लैप्स, आपका किंगडम हो जाएगा लैप्स, आप पेंशन ड्रॉप हो जाओ, ब्रिटिशर से पेंशन लो और केस खत्म। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग अगर किसी राजा की डेथ हो जाए और उनका अपना बेटा ना हो, खुद का बायोलॉजिकल सन ना हो, तो अडॉप्टेड सन को आप राजा नहीं बना पाएंगे, आपकी टेरिटरी लैप्स हो जाएगी। सिर्फ कुछ केसेस को छोड़ के, जिन केसेस में ब्रिटिशर्स ने पहले ही परमिशन दे रखी थी अडॉप्शन की कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो टेरिटरी लैप्स हो जाएगी। अगर राजा की डेथ हो जाती है विदाउट नेचुरल मेल हायर, वो ऑटोमेटिकली लैप्स, वो किंगडम लैप्स हो जाएगी, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाएगी। रूलर्स विदाउट हायर्स कुड नॉट अडॉप्ट सन, वो रूलर्स जिनके अपने बच्चे नहीं हैं, खुद की बेटे नहीं हैं, वो सन को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द एज ओल्ड हिंदू और इस्लामिक ट्रेडिशन। पहले क्या होता था, हम हिंदू ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग बच्चे को अडॉप्ट कर लेते, पर ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं, अब हमारी परमिशन के बिना तो आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी को अप्लाई किया सतारा पे, झांसी पे, नागपुर पे, और इनकी जो फैमिलीज थी, जो फॉर्मर रूलर जो थे उनकी फैमिलीज थी, उनको पेंशन ऑफ किया और उनकी टेरिटरी को एनेक्स कर लिया। झांसी की रानी को ये बात पसंद नहीं थी, इसलिए कि झांसी की रानी ने लड़ाई की। और बेटा ये जो एनेक्सेशन कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इससे वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट था। रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, रोष, गुस्सा। तो ये जो एनेक्सेशन का जो लास्ट वेव चल रहा था, इस लास्ट वेव से बहुत सारे लोग गुस्सा थे, नाराज थे कि ये कौन सी बात हुई भाई, कि अगर आपका अपना बेटा नहीं है तो आपका जो एम्पायर है वो लॉस्ट हो जाएगा, वो ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, अडॉप्टेड सन की कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं था। तो एक वाइड स्प्रेड नाराजगी होगी और एक पोटेंट फैक्टर बनेगा जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। ये जो पॉलिसी थी, और ये जो पॉलिसी थी वो उन रूलर्स के ऊपर भी अप्लाई होती थी। द पॉलिसी वाज आल्सो अप्लाइड टू टाइटल्स एंड पेंशन्स ऑफ सबऑर्डिनेट रूलर्स विदाउट हायर। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, ये टाइटल्स के ऊपर भी काम करती थी, पेंशन्स के ऊपर भी काम करती थी। अगर आपको ब्रिटिशर्स पेंशन दे रहे हैं तो पेंशन आपके बेटे को तभी मिलेगी जब वो आपका अपना बेटा होगा, अगर अडॉप्टेड होगा तो बिल्कुल नहीं। ये एक ग्रेट ब्लो था टू द प्राइड एंड डिग्निटी। जो नाना साहेब थे वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, inherited his father personal property but was not given the pension that had been paid to the father। नाना साहेब जो थे वो अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टू के, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इन्हें तो पेंशन मिलेगी ही नहीं। इनको इनके पापा की जो प्रॉपर्टी थी, पर्सनल प्रॉपर्टी, वो मिली, पर वो पेंशन नहीं मिली जो इनके पापा को मिलती थी। नाना साहेब बिकेम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसी वजह से जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ तो उसमें एक मेजर फैक्टर की तरह काम किया, एक मेजर लीडर की तरह काम किया, किसने? नाना साहब ने। नाउ माल एडमिनिस्ट्रेशन, डलहौजी ने एक ये भी तरीका अपनाया था टेरिटरीज को एनेक्स करने के लिए। डलहौजी ने एनेक्स किया कुछ सबऑर्डिनेटेड स्टेट्स को माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस लगा के। अवध सब्सिडरी स्टेट था, मतलब अवध ने सब्सिडरी अलायंस को पहले ही साइन किया हुआ था। जिस अवध वो पहला स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया हुआ था, और उसे एनेक्स किया गया अंडर दिस प्रीटेक्स्ट दैट इज माल एडमिनिस्ट्रेशन। इवन दो इट हेल्प इन द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ऑब्वियसली बात है कि ये जो माल एडमिनिस्ट्रेशन वाली जो पॉलिसी थी, इसने ब्रिटिशर्स को एक्सपांशन में हेल्प किया, पर एक रिसेंटमेंट भी क्रिएट किया, नाराज़गी भी लेके आया लोगों के बीच में। अब लोग ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। जो 5% 10% पसंद करते थे, वो भी ब्रिटिशर्स को पसंद करना बंद कर दिए। ये जो अनजस्ट पॉलिसीज़ थी, भले वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर
टेरिटरीज को अक्वायर करने की बात हो, टाइटल्स ना देने की बात हो, पेंशन ना देने की बात हो, या मिस माल एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारी पॉलिसी रिसेंटमेंट क्रिएट कर रही थी लोगों के बीच में। ब्रिटिशर्स को अब कोई पसंद नहीं कर रहा था। ये पॉलिसीज एक्चुअल में बिल्कुल अनजस्ट थी। और जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ ना बेटा, उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था। माल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत टेरिटरीज को अक्वायर करना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत एक्वायर करना, पेंशन ना देना, एनेक्सेशन ऑफ अवध, जो सब्सिडी अलायंस था जो नवाब ऑफ अवध ने साइन किया हुआ था वेल्सले के साथ, वो प्रोटेक्शन देता था नवाब को एक्सटर्नल इन्वेजन से और इंटरनल रिबेलियन से। इससे जो नवाब था, तो ये जो इंटरनल प्रोटेक्शन मिल रही थी, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मिल रही थी, इससे जो नवाब थे वो बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट थे। कंप्लेसेंट मतलब बॉदर ही नहीं कर रहे थे किसी चीज़ को, किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, अपने आप में बहुत सेटिस्फाइड थे कि अरे यार अब तो मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हूँ, मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। इंटरनल रिवोल्ट होगा तो ब्रिटिश खड़े हैं, कोई एक्सटर्नल मतलब इन्वेजन होगी तो ब्रिटिशर्स मेरे साथ खड़े हैं। तो ये एक ब्रॉड व्यू को देख ही नहीं पा रहे थे, बहुत कंप्लासेंट थे। ये जो वर्ड है कंप्लासेंट, इसका मतलब कंप्लेसेंट, इसका मीनिंग होता है फीलिंग सेटिस्फाइड। ठीक है, कि अब मुझे चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंप्लेसेंट का मीनिंग होता है फीलिंग सेटिस्फाइड। और वो अनकंसर्न थे अबाउट द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। स्टेट में कुछ हो रहा उससे उनका मतलब ही नहीं था। जो पेमेंट थी एनुअल सब्सिडीज की कंपनी को, उससे क्या हुआ, जो स्टेट ट्रेजरी थी वो धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गई। देखो कितना पैसा काम देगा आपको, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जब आप रिसोर्सेज उससे ड्रेन करते जाओगे तो एक दिन तो ख़त्म होगा। और ये जो कंपनी को सब्सिडीज़ की पेमेंट हो रही थी, इससे स्टेट ट्रेजरी एग्जॉस्टेड हो गई, पूरी तरह ख़त्म हो गई। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल करने लगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरी तरह कोलैप्स करने लगा, तब लॉर्ड डलहौजी आए और अपना फाइनल कदम उन्होंने उठाया। लॉर्ड डलहौजी स्ट्रक, ही ब्रॉड चार्जेस ऑफ मिस गवर्नमेंट। उन्होंने मिस गवर्नेंस, मिस गवर्नमेंट, माल एडमिनिस्ट्रेशन के चार्जेस नवाब के ऊपर लगाए और इसी ग्राउंड पे नवाब को डिपोज कर दिया और अवध को 1856 में अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। नवाब को डिपोज कर दिया। बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो ग्रेटली रिसेंटेड थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। हु प्रेफर टू बी रूल्ड बाय देयर ओन नवाब, सब वो चाहते थे कि उन्हें उनके नवाब ही रूल करें, कोई फॉरेनर रूल ना करे। अवध एक मेन सेंटर बना रिवोल्ट ऑफ 1857 का। क्यों भाई? क्योंकि अवध के लोग बहुत परेशान थे, वो चाहते थे हमें हमारा नवाब ही रूल करे, कोई फॉरेनर रूल ना करे। इंडिया इन 1856। अब हम 1856 की बात करें तो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पूरे के पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जो इनडायरेक्ट कंट्रोल था वो भी डायरेक्ट कंट्रोल में कन्वर्ट हो गया था। जो पार्ट थे कंट्री के, जो नॉमिनली इंडियन रूलर्स के कंट्रोल में थे, वो भी इफेक्टिवली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। फाइनली किसके कंट्रोल में थे? ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। ब्रिटिशर्स ने एलिमिनेट कर दिया था अपने हर राइवल को और पैरामाउंट पावर बन चुका था इंडिया में। फ्रेंच डच तो सब खत्म, फ्रेंच को एक कोने में निपटा रखा था, पौंडीचेरी है ना, जो आज का करंट डे का पौंडीचेरी है। पोर्चुगल तो पहले ही पीछे हट गए थे, इनके बीच में मैरिज अलायंसेस हो गए थे उसके बाद से। तो जिनसे थोड़ा बहुत डरते भी थे ब्रिटिशर्स, जैसे मराठा मैसूर, उसको भी पूरी तरह ख़त्म कर चुके थे। तो अब पैरामाउंट पावर बन गए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में। जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे उनकी सक्सेस के लिए वो थे कि भैया हमारे इंडियन रूलर्स के बीच में जरा भी यूनिटी नहीं थी। ठीक है, जब बंगाल को कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो बाकी के किंग सोच रहे थे ओह सिर्फ बंगाल को ही तो कर रहे हैं, क्या करना है हमें, चलो हम अपना काम करते हैं। जब मराठास को कंट्रोल कर रहे थे तो बाकी दूसरा एरिया साइलेंट था। जब मैसूर पे अटैक हो रहे थे तो मराठा साइलेंट थे। मतलब कोई किसी को सपोर्ट करने कोई रेडी नहीं था कि भाई ये फॉरेन पावर हैं, ये हमारी कंट्री में आके हमारे रूलर्स को परेशान करें तो हमें कुछ बोलना चाहिए, यूनाइट हो जाना चाहिए। पर नहीं, हमारे अंदर यूनिटी थी ही नहीं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स में कोई ऑर्गेनाइज्ड, कोई एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ही नहीं था। कंपनी के पास सुपीरियर मिलिट्री रिसोर्सेज थे, हम कहाँ तलवार भाले से ही लड़ रहे थे, और उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे।
सुपीरियर इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे कंपनी के पास, उनके अपने रिसोर्सेज तो थे ही थे, साथ ही साथ इंडिया में उनको दीवानी राइट्स मिल गए। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, तो पैसे की कोई कमी थी ही नहीं ब्रिटिशर्स के पास। नेवल सुप्रीमेसी थी ब्रिटिशर्स के पास, हमारे किसी राज्य के पास बहुत अच्छी नेवी नहीं थी, पर ब्रिटिश तो सुप्रीम थे नेवल फोर्सेस में। देखो इंग्लैंड जो है, मतलब अगर ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो वो एक आइलैंड नेशन है, तो शुरुआत से ही नेवी इनके लिए बहुत ज़रूरी थी, नेवी इनके पास बहुत अच्छी थी। जो वीकनेसेस थी इंडियन स्टेट्स की वो फुल्ली सी विजिबल थी और इन्हीं को एक्सप्लॉइट किया कंपनी ने, बैक्ड बाय सुपीरियर रिसोर्सेज। इनके पास सुपीरियर रिसोर्सेज भी थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री। जो कंपनी थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई किस में, एक रूलर के रूप में, ठीक है। कंपनी जो से ट्रेड करने आई थी वो इंडिया पे रूल करने लग गई। द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द कंपनी ट्रांसफॉर्म द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया इनटू ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंपनी ने जो ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में था उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, इंडिया के ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। तो कुछ हमारी प्रॉब्लम्स, कुछ सुपीरियर पावर ऑफ कंपनी, इन सब का मिलजुल के इम्पैक्ट ये आया कि भाई हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए ब्रिटिशर्स के लिए, और 2 4 10 15 साल के लिए नहीं बचा, लगभग ज़्यादा 200 सालों से ज़्यादा ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करके गए, हमें एक्सप्लॉइट करके गए। हाँ, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया की बात नहीं की, ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया की बात की। Student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.